आरआरबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। हम आज आरआरबी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस का सैंपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। क्वेश्चन पूछा गया है which of the following is not a primary function of gastrointestinal system, मतलब gastrointestinal system का कौन सा एक फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास डाइजेशन तो होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता है, इंजेशन का मतलब होता है स्वेलोइंग, तो इंजेशन तो होता है, मतलब एक्सक्रीशन जीआईटी का फंक्शन नहीं है। हमारा राइट आंसर होने वाला है आंसर सी, एक्सक्रीशन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब जीआई सिस्टम का कौन सा एक फंक्शन नहीं है, तो एक्सक्रीशन नहीं है। एक्सक्रीशन रीनल सिस्टम का फंक्शन है, रीनल सिस्टम जिसका दूसरा नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, which layer of the GIT lining is responsible for the secretion of mucus and digestive enzymes? GIT का कौन सा लेयर which layer of the GIT lining is responsible for the secretion of mucus and digestive enzymes? जीआईटी सिस्टम का कौन सा एक लेयर सिक्रीशंस के लिए और म्यूकस के रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास म्यूकोसा लेयर है क्या, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस या फिर सेरोसा। देखिए म्यूकोसा लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा। सब म्यूकोसा म्यूकोसा के ऊपर होता है, मतलब हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी लाइन होती है, जीआई ट्रैक्ट की सेकेंडरी। मस्कुलरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के लिए, मस्कुलरिस रिस्पॉन्सिबल है। और सेरोसा सुपरफिशियल मतलब आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसी का दूसरा नाम होता है पेरिटोनियम। सेरोसा का ही दूसरा नाम होता है पेरिटोनियम लेयर। तो ये आउटर मोस्ट है, ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी रिलीज करने के लिए। म्यूकोसल लेयर्स में होते हैं ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूकस रिलीज करने के लिए। और म्यूकोसल लेयर्स में ही होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीआईटी ग्लैंड्स, ये रिलीज करते हैं सारे ही जीआईटी एंजाइम्स। तो जीआईटी लाइनिंग का म्यूकोसा लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। विच लेयर ऑफ द जीआईटी लाइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स? आंसर है हमारा म्यूकस इनर मोस्ट लेयर होता है, इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस की रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन का है, देखते हैं किसका है ये। आइडेंटिफाई द इमेज शोन, ये इमेज है। ऑप्शन है हमारे पास, क्या ये थर्मोमीटर है? थर्मोमीटर की तरह तो नहीं दिख रहा है। ग्लूकोमीटर, टोनोमेट्री या फिर ग्लूकोज पेन डिवाइस, ये होता है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली आइस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ऐसे यहाँ सेंटर पर रख देते हैं और यहाँ पर इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर किया जाता है टोनोमेट्री से। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनोमेट्री यूज किया जाता है। तो ये जो इमेज है वो टोनोमेट्री का है, टोनोमेट्री। और इंट्राओक्यूलर प्रेशर कौन से डिसीज में बढ़ जाता है? ग्लाउकोमा में। ठीक है, ग्लाउकोमा में। तो ये इमेज है टोनोमेट्री का।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द जीआईटी which layer of the GIT lining contain blood vessels, lymphatic vessels and nerves। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जीआईटी के कौन से लेयर से ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स स्टार्ट होते हैं। म्यूकोसा हमने देख लिया है कि ये इनर मोस्ट लेयर है, सब म्यूकोसा सेकंड है, मस्कुलरिस पेरिस्टल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका नाम है पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, देखिए ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, होना क्या चाहिए कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल्स, वहां से शुरू होना चाहिए, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, इनर मोस्ट लेयर से शुरू होना चाहिए, लेकिन इनर मोस्ट लेयर से शुरू नहीं होता है। लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड सप्लाई सब म्यूकोसल लेयर में होता है। सब म्यूकोसल लेयर से ब्लड सप्लाई स्टार्ट होता है। एक पेप्टिक अल्सर डिसीज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्टिक अल्सर डिसीज में ब्लीडिंग हो रहा है, ये कौन सा लेयर डैमेज होने के बाद पता चलेगा। एक होता है गैस्ट्राइटिस, है ना, और एक होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, म्यूकोसा। म्यूकोसा के डैमेज होने को या फिर म्यूकोसा के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। म्यूकोसल लेयर के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। और म्यूकोसल लेयर्स में ना ब्लड वेसल्स होती है, ना नर्व्स होते हैं, और ना ही लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। और ब्लड वेसल्स नहीं होने की वजह से कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलता है। गैस्ट्राइटिस में किसी भी टाइप की ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। जब ये डैमेज, जब ये इन्फ्लामेशन म्यूकोसा से बढ़ करके सब म्यूकोसा में हो जाए, जब सब म्यूकोसा डैमेज होता है तब जाकर के ब्लीडिंग देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स सब म्यूकोसा लेयर में होते हैं, ना कि म्यूकोसा लेयर में होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है कि यूडी में भी पूछ सकते हैं और गैस्ट्राइटिस में भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली भी ऐसा एनाटॉमिकल क्वेश्चन बन जाता है कि जीआईटी के कौन से लाइनिंग से ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व सप्लाई स्टार्ट होता है। तो कौन से लाइनिंग से स्टार्ट होता है, सब म्यूकोसा लेयर से स्टार्ट होता है, म्यूकोसा लेयर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Which of the following is not a part of gastrointestinal tract? ऑर्गन्स के नाम दे रखे हैं इसमें, कौन सा एक ऑर्गन जीआईटी ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट कौन सा ऑर्गन नहीं है, ईसोफेगस होता है, लीवर देखते हैं आगे, स्टमक होता है, कोलोन भी होता है। देखिए लीवर क्या है, जीआईटी ऑर्गन्स एक बार देख लेते हैं ओवरऑल। जीआईटी ऑर्गन्स को ओवरऑल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है मेन ऑर्गन्स, या फिर जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑर्गन्स, एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑर्गन। दूसरा होता है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी का मतलब क्या है, सहायक, जो कि जीआईटी के फंक्शन में हेल्प करते हैं, मेन फंक्शन नहीं होता है। तो एसेसरी ऑर्गन्स होता है और एलिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं। तो जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो है हमारा ईसोफेगस, स्टमक और कोलोन। लीवर इज एसेसरी ऑर्गन, इसलिए लीवर को हम जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से हैं, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और आपका सैलिवरी ग्लैंड भी। ये ऑर्गन्स
जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन से हैं लेकिन एसेसरी ऑर्गन से, मेन ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर है लीवर। इसोफेगस, स्टमक और कोलोन मेन एलिमेंट्री ऑर्गन्स। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, which of the following digestion phase, which of the following digestion phases is primarily associated with the physical breakdown of food? Which of the digestion phase is primarily associated with the physical breakdown of the food? ठीक है, मतलब फिजिकली फूड का ब्रेकडाउन कौन से फेज में होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन कौन से फेज में होता है? इंजेशन में होता है क्या? इंजेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, हमने पहले भी देख लिया है। स्वेलोइंग मतलब फूड को माउथ में लेना। ठीक है, दूसरा है प्रोपल्जन। प्रोपल्जन कहाँ पर होता है? प्रोपल्जन इंटेस्टाइन में होता है। फूड मूव करता है बोलस फॉर्म में। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन इज एक्चुअली पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। जो पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट होता है मसल्स के थ्रू, जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन का मतलब है ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो जो केमिकल चेंजेस करते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं, उनको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। क्वेश्चन में पूछा क्या है? फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या है? टीथ। फिजिकली जो ब्रेकडाउन हो रहा है टीथ के थ्रू, जो फूड से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं टीथ के थ्रू, जो ग्रिंडिंग हो रही है, उसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन फेज के कौन से फेज में फिजिकल डाइजेशन होता है? हमारा आंसर है इंजेशन में, क्योंकि प्रोपल्जन का मतलब होता है फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसमें प्रोपल्जन इज सम टाइप ऑफ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसमें भी फूड आगे की तरफ बढ़ता है और पीसता हुआ चलता है, फूड इसमें भी पीसता हुआ जाता है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है और केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स आते हैं, सारे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू जो ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिजिकल डाइजेशन क्या है, तो फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि जो टीथ के थ्रू फूड का स्मॉल पार्टिकल्स पे ब्रेक डाउन होता है, टीथ के थ्रू जो ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन, जो है हमारा इंजेशन। ठीक है, समझ में आया क्या ये? आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस element is associated with diarrhea and rash? ऑप्शन है हमारे पास आयरन, कॉपर, जिंक और सेलेनियम। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा एक ट्रेस एलिमेंट्स डायरिया और रेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है हमारे पास आयरन। आयरन क्या करता है? HB फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉपर क्या करता है? कॉपर भी HB फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिंक क्या करता है? जिंक हमने हमेशा ORS के साथ देखा है, ORS प्लस जिंक सप्लीमेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जिंक क्या करता है? वाटर के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वाटर के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ये हमको बहुत पहले से पता है। ठीक है, इसके अलावा जिंक क्या करता है? इसके अलावा ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जिंक ओनली एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये मिनरल है, एक मिनरल है या फिर ट्रेस एलिमेंट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जिंक इज ओनली मिनरल जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ना, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसीलिए स्किन को हेल्दी बनाने के लिए काम करता है।
स्किन को हेल्दी रखने के लिए जिंक रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फोर्थ है सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, देखो सेलेनियम क्या करता है, सेलेनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन फंक्शनिंग। इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सेलेनियम रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर जो स्किन और डायरिया दोनों में रिस्पॉन्सिबल है, वो आंसर है हमारा जिंक। ठीक है, आयरन Hb के लिए है, कॉपर Hb के लिए है, जिंक एक तो ये वाटर अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है इसलिए डायरिया को कम करता है, दूसरा क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है इसलिए स्किन को हेल्दी बनाने में काम करता है। अगर जिंक की कमी होगी तो डेफिनेटली रेसेस और डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। तो जिंक डेफिशिएंसी डेफिनेटली डायरिया और रेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? Which of the following trace element is associated with diarrhea and races? हमारा आंसर है जिंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इंसुलिन फंक्शन के लिए कौन सा ट्रेस एलिमेंट या मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सेलेनियम है। और एक और सेम क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन सिंथेसिस के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, तो इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिंक। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये दो मिनरल हैं जो कि इंसुलिन और डीएम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल पूछा जाए तब आंसर है जिंक, और अगर इंसुलिन के फंक्शन के लिए आयन पूछा जाए तो रिस्पॉन्सिबल है सेलेनियम। इस क्वेश्चन का आंसर है जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी से डायरिया एंड रेसेस हो सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। In the following which is poor source of iron? आयरन सबसे कम कौन से फूड में मिलता है, ऐसा पूछा गया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजेस, सबसे कम पूछा है उसने, पुअर सोर्स है ना। ग्रीन लीफी वेजेस में तो सबसे ज्यादा होता है आयरन, हाई होता है। लीवर मीट है, मीट में भी आयरन हाई होता है। पिस्ता देख लेते हैं एक बार। बटर क्या है, देखो बटर डेयरी प्रोडक्ट है। बटर या फिर सारे ही डेयरी प्रोडक्ट में आयरन बिल्कुल लो होता है, ये बोल सकते हैं हम कि अब्सेंट होता है, बिल्कुल लो होता है, अब्सेंट होता है सारे ही डेयरी प्रोडक्ट में। तो बटर में तो आयरन बिल्कुल ही कम होगा। पिस्ता में थोड़ा बहुत आयरन मिलता है, ज़्यादा नहीं, बट नॉर्मली तो फाउंड आयरन प्रेजेंट तो होता है इसमें। बटर में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, और हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पुअर सोर्स ऑफ आयरन, तो हमारा राइट आंसर है बटर। बटर इज पुअर सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, बाकी सभी में आयरन मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, recommended or acceptable concentration of fluorine in drinking water? फ्लोरीन का ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेप्टेबल या फिर रिकमेंडेड लेवल पूछा है उन्होंने। एक्सेप्टेबल लेवल फ्लोरीन का ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, तो ये तो भैया रटना पड़ेगा। ये होता है 0.1 to 1.2 ppm पार्टिकल पर मिलियन। राइट आंसर है हमारा 1 ppm। 0.1 to 1.2 ppm पार्टिकल पर मिलियन फ्लोरीन का एक्सेप्टेबल लेवल है ड्रिंकिंग वाटर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी विच प्ले important role to satisfy our biological needs through right way and so the right way to behave. Subsystem of personality important role to satisfy our biological needs through, ये through है ना, THROUGH, through right way and so the right way to बिहेव। तो ये पूछ रहा है कि देखो हमारे पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग उन्होंने पर्सनालिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
इड, ईगो और सुपर ईगो, ये सभी क्या करते हैं? इड का कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जो भी पर्सन की इच्छाएं हैं वो उसको तुरंत चाहिए, इमीडिएट चाहिए, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? इट को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उसे तो सिर्फ तुरंत चाहिए। अगर उसको मैंगो चाहिए तो उसको तुरंत चाहिए, कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। प्लेजर प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है इड, ठीक है। एक किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। रियलिटी का मतलब क्या है? उसको समझ है कि अगर उसको मैंगो चाहिए तो उसको पहले तो पैसे चाहिए, पैसे नहीं है तो चलो ठीक है, किसी बड़े का परमिशन चाहिए ताकि वो लोगों मतलब गलत काम को करे बिना अपने नीड को सेटिस्फाई कर पाए ना। तो उसको रियलिटी, उसको पता है कि रियलिटी होता क्या है, रियल प्रिंसिपल्स पर रह करके वो काम करता है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट पर्सन, जो कि ये सोचता है कि मेरे पास अगर मनी होंगे तभी मैं मैंगो लूंगा। बिल्कुल एक आइडियल पर्सन होता है सुपर ईगो वाला पर्सन। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड्स टू राइट वे एंड सो द राइट वे टू बिहेव। बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब ये होता है कॉमन हंगर, स्लीप, सेफ्टी, मतलब जिंदा रहने के लिए बेसिक जो भी चीजें चाहिए उन सभी को बोलते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स को राइट वे से कंप्लीट करने के लिए कौन सा पर्सनालिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछा गया सिंपली क्वेश्चन में। तो हमारा राइट आंसर है इड, प्लेजर प्रिंसिपल पर रहता है, इसको राइट वे से कोई काम नहीं है। सुपर ईगो को सुपर रियलिटी चाहिए, बिल्कुल ये ऐसा है कि इसको मोरल प्रिंसिपल पर ये काम करता है, बिल्कुल राइट होना चाहिए। ईगो, ईगो आइडियल नाम से कोई चीज ही नहीं होता, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। राइट आंसर है हमारा ईगो। ईगो राइट और रॉन्ग में बैलेंस बना करके चलता है, कौन सी चीज राइट है और किसको राइट वे से हमको करना है ये बताता है हमारा ईगो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईगो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इनमें से कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास, मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मीनिंग होता है पैसे, पैसे देंगे तो पर्सन ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा। गिव पनिशमेंट, भाई उसको पनिशमेंट देंगे, फिजिकल हरासमेंट देंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा। या फिर न्यू टीचिंग मेथड, मतलब कभी कंप्यूटर से पढ़ा रहे हो, कभी आप चार्ट्स यूज कर रहे हो, कभी आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, है ना, नुक्कड़ नाटक टाइप का। तो इस तरीके से इसमें से कौन सा मेथड है जो कि लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा? मोटिवेशन, मनी, पनिशमेंट या फिर टीचिंग मेथड। देखो मोटिवेशन माइट भी हो सकता है, बाकी मनी देने से कोई भी इंसान, हर व्यक्ति, देखो मोटिव पहले एक बार हम देखते हैं, मनी का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप उसको पैसे दे रहे हो, जो हो सकता है वो बहुत सारे पैसे हो उसके पास, उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं, उसके सारे ही नीड्स फुलफिल्ड है, पैसों से वो नहीं पढ़ेगा। उसके पास, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हो, पैसे वो क्या करेगा? दूसरी चीज है पनिशमेंट, आप उसको डांट रहे हो, मार रहे हो या फिर लोगों से आइसोलेट कर रहे हो तो आइसोलेशन से वो नहीं पढ़ेगा। तीसरा है न्यू टीचिंग मेथड, डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड्स आप प्रोवाइड करो ताकि पढ़ने पर्सन ज़्यादा अच्छे से पढ़े। इससे बेस्ट आंसर है मोटिवेशन। क्यों मोटिवेशन? मोटिवेशन इसका आंसर क्यों है ये देखते हैं। देखो मोटिवेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब एक्सटर्नल, बाहर के नीड्स को जो सेटिस्फाई करता है, और एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो इनर नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इनर नीड्स मतलब रिस्पेक्ट, पर्सन को चाहिए कि रिस्पेक्ट, मतलब सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करे, पर्सन को चाहिए कि सोसाइटी में उसकी एक डिग्निटी होनी चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए। ये होते हैं इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक में ऑटोमेटिकली आता है आपका मनी, मनी, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो आप पर्सन को ये बोलेंगे कि भैया आपको पढ़ना है, पढ़ने से आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। दूसरा आप ये बोलोगे भैया आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप पढ़ रहे हो, एक हाई पोजीशन में जाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपकी डिग्निटी मिलेगी। तो मोटिवेशन इज ब्रॉड टर्म फॉर इंसेंटिव, इसलिए हमारा राइट आंसर है मोटिवेशन। लर्निंग को
ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम पर्सन को मोटिवेट करेंगे कि आप जब पढ़ लोगे ज़्यादा अच्छे से तो आपको एक तो मनी मिल जाएगा, दूसरा आपका सोसाइटी में आप सिक्योर फील करोगे, तीसरी आपकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, एक आपका सम्मान होगा सोसाइटी में। तो इन चीज़ों से हम पर्सन को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a person do lot of hard work without relaxation between work he will got। एक पर्सन है जो कि कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहा है विदाउट रिलैक्सेशन, तो ऐसे पर्सन को क्या होगा, लास्ट में ऐसे पर्सन को क्या होगा, मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसको विदाउट रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली वो हार्ड वर्क कर रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में वो अपना गुस्सा निकालता है किसी दूसरे के ऊपर। डिप्रेशन नहीं है क्योंकि डिप्रेशन वाले पर्सन में एनर्जी नहीं होती, वो किसी भी तरीके का हार्ड काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो कट हो गए। प्रेशर, हाँ प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि आप विदाउट रिलैक्सेशन हार्ड वर्क कब करते हैं, विदाउट रिलैक्सेशन आप हार्ड वर्क तब करते हैं जब आपको ऊपर से हथौड़ा पड़ता है कि आपको ये करना है, मतलब करना है। तो राइट आंसर है प्रेशर। When a person do a lot of hard work without relaxation between work, he will got pressure। उसको प्रेशर लगेगा, उसके ऊपर कोई एक सुपीरियर पर्सन है जो उसको हथौड़ा मार रहा है कि तुमको ये काम करना ही है, इसलिए वो विदाउट रिलैक्सेशन कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the brain play important role in maintaining the state of homeostasis। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्रेन का कौन सा एक पार्ट होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस का सिंपल मीनिंग होता है बैलेंस। किस चीजों में बैलेंस, बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग में बैलेंस बनाने का काम, कोऑर्डिनेशन का काम कौन सा ऑर्गन करता है, ये पूछा गया है ना। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है वाइटल ऑर्गन फंक्शनिंग में बैलेंस बनाना या फिर कोऑर्डिनेट करना, ये है होम्योस्टेसिस। ऑप्शन है हमारे पास हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम और स्पाइनल कोड। हाइपोथैलेमस में भी हो सकता है, पर अपन बाकी ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर का मतलब क्या है, ये जो भी परसीव करता है, जो भी इसे सेंसेशन होता है, उसको वो मोटरी नर्व्स को सप्लाई करता है। सेंसरी स्टिमुलाई को मोटर स्टिमुलाई में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा थैलेमस, ठीक है। सेरेबेलम क्या करता है, सेरेबेलम बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस एंड पोस्चर के लिए। स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड क्या करता है, ये डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स निकालता है, और स्पाइनल नर्व जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को सप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज अगर सर्वाइकल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस है, या थोरेसिक नर्व से या लंबर प्लेक्सस है, तो ये लंबर एरिया के बबल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये अगर सर्वाइकल प्लेक्सस है तो ये लिम्ब मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब ये पर्टिकुलर जिस भी बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है उस बॉडी पार्ट के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पूरे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को बैलेंस बनाने में स्पाइनल कोड का कोई भी काम नहीं है। स्पाइनल कोड भी कट गया, सेरेबेलम भी कट गया, थैलेमस भी कट गया, रिले सेंटर है, ये हाइपोथैलेमस है हमारा राइट आंसर। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी के सारे ही वाइटल ऑर्गन्स में, बॉडी के सारे ही वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके चलता है, बैलेंस बनाने का काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हमारा राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा एक चीज हम और देख लेते हैं कि ये है हमारा होम्योस्टेसिस, इससे मिलता जुलता एक टर्म होता है हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस, और ये है हमारा होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का मीनिंग होता है बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग में बैलेंस बनाकर चलना, और होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सिंपली स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग।
तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये होम्योस्टेसिस है और ये ये हीमोस्टेसिस है और ये होम्योस्टेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ पर्सन गेट स्ट्रेस इन हिज ऑफिस है, ये हिज ऑफिस आफ्टर रीचिंग होम, when a person get stress in his office after reaching home, he beat his wife and children to release his tension. He is using the following defense mechanism. तो साइकेट्रिक से क्वेश्चन आया डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड। एक ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक पर्सन है जिसको ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल गया, उसके बॉस ने उसको बहुत डांट दिया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, घर आकर के अपने वाइफ को पीट रहा है और अपने बच्चों पर टेंशन निकाल रहा है, अपने बच्चों पर टेंशन निकाल रहा है। तो ये कौन से टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास रेशनलाइजेशन, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्शन। पहले एक एक करके हम मीनिंग देख लेते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है बहाने बनाना। पर्सन जो भी काम कर रहा है उसके पास बहाना है कि वो क्यों कर रहा है, हर चीज के लिए वो रैशनल से देता है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है अब्यूजर्स के, जो भी एल्कोहलिक्स हैं, अल्कोहल अब्यूजर्स हैं, उनमें सबसे मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म रेशनलाइजेशन है। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रेशन पर्सन मतलब ये होता है कि जो पेनफुल इमोशंस हैं, पेनफुल इमोशंस को पर्सन अनकॉन्शियसली सप्रेस करता है। मतलब उसे पता भी नहीं होता है कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा है, और वो जो पेनफुल इमोशंस है उसको अनकॉन्शियसली पर्सन सप्रेस करता है, इसको बोलते हैं रिप्रेशन। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है हिस्टीरिया पर्सन के थ्रू, हिस्टीरिया में सबसे ज्यादा यूज होता है ना। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट नाम से इसे क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि डिस अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया है, स्ट्रेस कहीं और का है और इसको निकाला कहीं और जा रहा है, रिलीज कहीं और किया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट अपने जगह से मिसप्लेस हो गया है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है ब्लेम करना, ब्लेमिंग। ब्लेमिंग का मतलब क्या है, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को ब्लेम करेगा। मान लो एक सर्जन है, सर्जन ने इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर छोड़ दिया है, इंस्ट्रूमेंट अंदर छोड़ दिया, और वो किसको बोल रहा है, असिस्टिंग नर्स को बोल रहा है कि तुमने याद नहीं दिलाया। असिस्टिंग नर्स को वो बोल रहा है कि तुमने याद नहीं दिलाया, तुम्हारी गलती की वजह से मैंने इंस्ट्रूमेंट अब पेशेंट के अंदर छोड़ दिया। तो वो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहा है, वो होता है प्रोजेक्शन, है ना। इसमें क्या पूछा गया है कि एक पर्सन है जिसको ऑफिस में स्ट्रेस हो गया है, आफ्टर रीचिंग होम ही बीट हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मार रहा है, एंड रिलीजेस टेंशन टू चिल्ड्रन। मतलब ऑफिस के गुस्से को वो कहाँ निकाल रहा है, अपने घर में। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, ना तो ये किसी टाइप का रेशनल्स दे रहा है, ना तो ये अनकॉन्शियसली अपने स्ट्रेस को सप्रेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसको गुस्सा निकालना चाहिए जॉब में, लेकिन ये गुस्सा कहाँ निकाल रहा है, घर में, अपने वाइफ के लिए और अपने चिल्ड्रन के लिए। अपने स्ट्रेस को ये मिसप्लेस कर रहा है, कहीं और गुस्सा निकाल रहा है। प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन मतलब ये किसी भी चीज को ब्लेम नहीं कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि किसी और जगह के स्ट्रेस को किसी और जगह में रिलीज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, न्यूबॉर्न विद नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। ये एक नया डिसीज है, इसको हम देखते हैं पहले, है ना। न्यूबॉर्न विद नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम इज एडमिटेड टू द नर्सरी, नर्सिंग केयर ऑफ द न्यूबॉर्न शुड इंक्लूड। मतलब एक न्यूबॉर्न है जिसको क्या है, नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम है। पहले हम ये देख लेते हैं कि नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम होता क्या है। देखिए इसका दूसरा नाम है, न्यूबॉर्न विद नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम का दूसरा नाम है न्यूबॉर्न एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, न्यूबॉर्न एब्स्टिनेंस सिंड्रोम।
न्यूबॉर्न एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ जो भी दवाई ले रही है, मदर जो भी ड्रग्स ले रही है, आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बेबी को भी वो मेडिसिन मिल रहा है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी सडनली बेबी विथड्रॉल हो गया है मेडिसिन से, वो मेडिसिन अब बेबी को नहीं मिल रहा है, उसी का नाम है न्यूबॉर्न एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। मतलब जो भी मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ले रही थी, आफ्टर डिलीवरी न्यूबॉर्न को अब नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमने जो भी मेडिसिन की बात किया है, इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। मतलब मदर क्या कर रही थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो नार्कोटिक ले रही थी। नार्कोटिक मतलब ओपियोइड्स, है ना, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक वो ले रही थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डिलीवरी के बाद बेबी को ओपियोइड्स मिलना बंद हो गया है, तो अब बेबी में एब्स्टिनेंस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। सडनली विथड्रॉल हो गया बेबी में, तो अब साइलेंट सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बेबी के केयर में नर्स को क्या इंक्लूड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है टीचिंग द मदर टू प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन। टेक्टाइल का मतलब होता है कि टच। मदर को हम बोलेंगे कि बेबी को आप रब करिए उसके सॉल में या चेस्ट में, या फिर उसको स्टिमुलेट कीजिए, बेबी को सकिंग स्टिमुलेट कीजिए, टच के थ्रू इस पे उसके स्टिमुलेशंस को आपको इवेकुएट करना है, ये बोलेंगे। या फिर दूसरा है रेपिंग द न्यूबॉर्न स्नगली इन ब्लैंकेट। स्नगली का मतलब होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली हम बेबी को ब्लैंकेट में रिसीव कर लेंगे, रैप कर देंगे, कवर कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है प्लेसिंग द न्यूबॉर्न इन द इन्फेंट सिट। कोई चेयर है, चेयर में बेबी को हम तुरंत बिठा देंगे। तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है इनिशिएटिंग एन अर्ली इन्फेंट स्टिमुलेशन प्रोग्राम। इन्फेंट स्टिमुलेशन प्रोग्राम, देखिए इन्फेंट स्टिमुलेशन प्रोग्राम क्या होता है, जिसको भी डेवलपमेंटल डिलेस होते हैं। डेवलपमेंटल डिले का मतलब क्या है कि जो भी माइलस्टोन्स जिस पर्टिकुलर एज ग्रुप में होना चाहिए, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में बेबी में वो डेवलपमेंट नहीं वो माइलस्टोन्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है, बेबी को 5 मंथ में विद सपोर्ट बैठना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन 8 मंथ हो चुका और वो अभी भी विद सपोर्ट नहीं बैठ पा रहा है। 2 मंथ में उसको सोशल स्माइल देना शुरू कर देना चाहिए, लोगों को देख करके स्माइल देना शुरू कर देता है। 5 मंथ हो गया अभी तक नहीं कर रहा है, मतलब जिस भी एज में डेवलपमेंट होना चाहिए उस एज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिलेस। इसका एक एग्जाम्पल है ऑटिज्म। डेवलपमेंटल डिले के मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इन्फेंट स्टिमुलेशन प्रोग्राम करते हैं। मतलब बेबी के सामने हम उसको बिठाने के लिए सपोर्ट लेकर के बैठेंगे, उसको हम बिठाएंगे और सपोर्ट देंगे, उसको सोशल स्माइल दिलाने के लिए उसके आसपास रहेंगे, उससे बात करेंगे, उसे हम सेंसरी इमेजेस दिखाएंगे ताकि बेबी प्रोवोक हो, उसके सेंसेशन स्टिमुलेट हो। इसके लिए हम प्रोग्राम चलाते हैं। तो क्या हम ऐसे बेबी के लिए इनिशिएट करेंगे इन्फेंट स्टिमुलेशन प्रोग्राम? नहीं। देखिए हमें हुआ क्या है, बेबी को विथड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि ऐसे बेबी को विथड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ना तो हम टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे उसको, ना तो हम रब करेंगे चेस्ट को या उसके बैक को, ना तो हम उसको इन्फेंट मतलब एक सीट में बिठाएंगे, ना तो हम अर्ली इन्फेंट स्टिमुलेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बेबी को तुरंत ही ब्लैंकेट में कवर कर लेंगे ताकि उसको कोल्ड ना हो, क्योंकि न्यूबॉर्न का साइलेंट किलर डिसीज होता है हाइपोथर्मिया। बहुत जल्दी न्यूबॉर्न्स का टेम्परेचर कम हो जाता है, बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया लो टेम्परेचर देखने को मिलता है न्यूबॉर्न्स में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेबी को आप ब्लैंकेट में इमीडिएटली कवर कर लेंगे। इसका राइट आंसर है रैपिडली रैपिंग द न्यूबॉर्न विद ब्लैंकेट। ठीक है, ये याद रखना है। नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक मदर है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी मेडिसिन ले रही है, कोई भी मेडिसिन हो सकता है वो, यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है नार्कोटिक का। नार्कोटिक मतलब ओपियड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर मेडिसिन ले रही है तो बेबी को तुरंत उसी टाइम पर मिल रहा था, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई अब तो मदर ले रही लेकिन बेबी को नहीं मिल रहा है, तो बेबी में आपको विथड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो इस विथड्रॉल सिम्टम्स को ही बोलते हैं नार्कोटिक एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्लाइंट इलेक्ट्स टू हैव एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया टू रिलीव discomfort of labor following the initiation of epidural anesthesia, the nurse should give priority. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एंटीनेटल मदर है जिसने बोला है कि उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया चाहिए। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के थ्रू वो डिलीवरी करवाएगी। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के दौरान प्रायोरिटी या फिर फर्स्ट नर्सिंग केयर क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देखिए, एक होता है सब स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम क्या देते हैं? मेडिसिन हम L3 L4 में देते हैं, सब एराक्नोइड स्पेस में। सब एराक्नोइड स्पेस के नंबर 3 नंबर 4 स्पेस में हम मेडिसिन देते हैं। इसका नाम है स्पाइनल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? हम नंबर 2 और नंबर 3 में मेडिसिन देते हैं और एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। एपिड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर, ड्यूरामेटर के ऊपर वाले लेयर में हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं नंबर 2 और नंबर 3 में। तो ये डिफरेंस है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया में। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम सब एराक्नोइड स्पेस में डालते हैं और नंबर 3 नंबर 4 में डालते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम एपिड्यूरल स्पेस में डालते हैं और नंबर 2 नंबर 3 के बीच में मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। अभी ऑप्शन क्या है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का पेशेंट है तो उसको हम फर्स्ट नर्सिंग केयर क्या देंगे? ऑप्शन है हमारे पास चेकिंग फॉर सर्वाइकल डायलेशन, हम ये देखेंगे कि सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है। बी ऑप्शन है प्लेसिंग द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब क्या होता है? लाइंग ऑन बैक। पेशेंट को हम सीधा लेटने के लिए बोल देंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा चेकिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, क्या हम पेशेंट का बीपी चेक करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ ऑब्टेनिंग द टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर चेक करेंगे। देखिए, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में जो हम मेडिसिन देते हैं उसका नाम है लिग्नोकेन। जो हम मेडिसिन देते हैं वो है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। अभी लिग्नोकेन इंजेक्शन क्या करता है? ये है सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये सोडियम चैनल्स को ये ब्लॉक कर देता है और इवेंचुअली बॉडी में क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। लिग्नोकेन सोडियम चैनल ब्लॉकर है और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर दिया है मतलब अल्टीमेटली एंटी हाइपरटेंसिव दे दिया है। ये एंटी हाइपरटेंसिव है, इसका वन ऑफ द इफेक्ट है एंटी हाइपरटेंसिव, लेकिन ये मेनली क्या करता है? एनेस्थीसिया का काम करता है। एनेस्थीसिया के साथ साथ ये बीपी को कम करता है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के तुरंत बाद हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि जो हमने मेडिसिन दिया है उसका वन ऑफ द साइड इफेक्ट है कि ये बीपी को कम कर देता है। इसीलिए जब आप देखेंगे एक और इसका क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, क्योंकि दोनों में ही मेडिसिन एक ही दी जाती है लिग्नोकेन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होती है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होने का रीजन पता चल गया। लिग्नोकेन सोडियम चैनल ब्लॉकर है और सोडियम चैनल ब्लॉकर बीपी को कम कर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, दोबारा देख लेते हैं कि एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेशेंट लेने वाली है, ऐसे पेशेंट के लिए इनिशियल नर्सिंग केयर क्या होगा? तो ये क्या आप सर्वाइकल डायलेशन को मॉनिटर करोगे, कोई रिलेशन नहीं है इसका, या फिर पेशेंट को सुपाइन में प्लेस करोगे, या बीपी चेक करोगे, या टेम्परेचर चेक करोगे? तो आप सबसे पहले बीपी चेक करोगे, क्योंकि ये मेडिसिन का वन ऑफ द साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन। क्लियर है ना ये? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन इन द सर्जिकल क्लाइंट, पोस्ट ऑपरेटिव पूछा है। वुंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का बेस्ट वे पूछा है। एक पेशेंट है जिसका सर्जरी हुआ है, अब सर्जरी के बाद उसको इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है हमारे पास जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो एंटीबायोटिक हम देंगे, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं,
वॉश हर हैंड्स, ये हर मतलब नर्स की बात हो रही है, वॉश हर हैंड्स फॉर 2 मिनट्स बिफोर केयर। हो सकता है मतलब ये है कि पेशेंट को केयर देने से पहले आप 2 मिनट तक अपने हैंड को वॉश करो, ठीक है। सी ऑप्शन है वियर अ मास्क व्हेन प्रोवाइडिंग केयर, केयर प्रोवाइड करने के टाइम पर आप मास्क पहनोगे। तो देखिए ये तो ऑप्शन नहीं है, रीजन ये है मास्क इज पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और मास्क हम तभी पहनते हैं जब रिस्क हो एयरबॉर्न इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का, जब एयरबॉर्न इन्फेक्शन का रिस्क हो तभी हम मास्क पहनते हैं, और इस पेशेंट को कोई भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है तो ये तो गलत है, ठीक है। आस्क द क्लाइंट टू कवर हर माउथ व्हेन शी कफ, पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपने माउथ को कवर कर लो जब आप कफ करते हो ये नॉर्मल है, हर पेशेंट को हमें बोलना है कि अपने माउथ को कवर करो ड्यूरिंग कफ, हर पर्सन को हमें बोलना है, लेकिन इसका स्पेसिफिकली पोस्ट सर्जरी पेशेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ये स्पेसिफिक कब है, जब एयरबोर्न इन्फेक्शन हो पेशेंट को, अगर पेशेंट को कोई भी एयरबोर्न इन्फेक्शन हो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि भैया आप कफ कर रहे हो तो आप अपने माउथ को कवर कर लो, लेकिन सर्जरी के बाद सर्जिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका कोई मेन रोल नहीं है। अब ऑप्शन बच गया हमारा एंटीबायोटिक और वॉश हर हैंड्स। एंटीबायोटिक्स के लिए आपको डॉक्टर पर आप डिपेंडेंट है, जब ऑर्डर मिलेगा तभी आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, उससे पहले आप एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हो। बेस्ट मेथड क्या है, हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग बेस्ट आंसर है, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेस्ट मेथड है वॉशिंग ऑफ हैंड, ठीक है। इसका राइट आंसर है वॉश हैंड वॉशिंग। देखो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो एक होता है हैंड रब जो कि होता है 20 to 30 सेकेंड के लिए, विदाउट वाटर यूज करते हैं, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है, इससे सिर्फ हैंड को रब करते हैं विदाउट वाटर, ये इसका ड्यूरेशन होता है 20 to 30 सेकेंड। एक होता है हैंड वॉश, हैंड वॉश का ड्यूरेशन होता है 40 to 60 सेकेंड, 40 to 60 सेकेंड, ये या फिर आप बोल सकते हो इसको मेडिकल हैंड वॉशिंग। एक होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन होता है एग्जैक्टली 90 सेकेंड या फिर 3 मिनट, है ना, एग्जैक्टली 90 सेकेंड या फिर 3 मिनट। ये बोल रहा है कि आपको 2 मिनट तक हैंड वॉश करना है, भैया बिल्कुल सही बात है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड है हैंड वॉशिंग, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The nurse know that a 60-year-old female client susceptible to osteoporosis is most likely related to, क्वेश्चन ये बोल रहा है The nurse know that a 60-year-old female client susceptibility to osteoporosis is most likely related to, मतलब ये है कि एक फीमेल क्लाइंट है जो कि 60 ईयर की है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। आपको क्या लगता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या है 60 ईयर फीमेल में, 60 ईयर फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या? अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि बोन्स में पोर्स बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, स्पंजी बोन हो जाता है, स्पंजी बोन, स्पंजी बोन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये फीमेल क्लाइंट है 60 ईयर ओल्ड, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, 60 ईयर ओल्ड में तो नहीं हो सकता, ये गलत है, एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से एक 60 साल की फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस होगा ऐसा नहीं है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, लैक ऑफ कैल्शियम, ओल्ड फीमेल है तो कैल्शियम की कमी तो होगी, बट हम आगे देखते हैं ये भी हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है ना, तो दिक्कत है, लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछे तो कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया का मतलब ये होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कॉज होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, फीमेल में मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज या फिर लैक ऑफ एस्ट्रोजन, लैक ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल्स में कैल्शियम को रेगुलेट करने के काम 3 मैकेनिज्म हैं,
पहला है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन डी और तीसरा है एस्ट्रोजन। ओल्ड एज वुमन है, अगर मेनोपॉज हो चुका है तो मेनोपॉज में एस्ट्रोजन बिल्कुल लो हो जाता है, इसलिए कैल्शियम की कमी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 2-year-old is admitted for repair of fractured femur. 2-year-old placed in buoyant traction, which finding by the nurse indicate that the traction is working properly. एक 2 साल का बेबी है, चाइल्ड है, जिसका फीमर फ्रैक्चर हो चुका है और उसको बरियन ट्रैक्शन लगा हुआ है। बरियन ट्रैक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, नर्स को कैसे पता चलेगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द इन्फेंट नो लॉन्गर कंप्लेन ऑफ पेन, चाइल्ड को कोई पेन नहीं है। बटक्स आर 15 डिग्री ऑफ द बेड, मतलब जो बेबी का बटक्स है वो बेड से 15 डिग्री एलिवेटेड है, 15 डिग्री बेड से एलिवेटेड है। सी है द लेग्स आर सस्पेंडेड इन द ट्रैक्शन, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ट्रैक्शन पर बिल्कुल स्ट्रेट हैं। डी है द पिन्स आर सिक्योर्ड विद इन द पुली, पिन्स जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल सिक्योर है, बाहर नहीं आ रहा है। तो ट्रैक्शंस में देखिए जो बरियन ट्रैक्शन है, बरियन ट्रैक्शन के बारे में हम पहले थोड़ा देख लेते हैं। बरियन ट्रैक्शन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये फीमर फ्रैक्चर में यूज होता है, दूसरा ये लेस देन 2 ईयर चाइल्ड के लिए यूज होता है, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसको बरियन ट्रैक्शन लगा होता है उसका बटक्स बेड से 15 डिग्री एलिवेटेड होना चाहिए फ्रॉम बेड, तभी बरियन ट्रैक्शन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एल्डरली क्लाइंट विद एन एब्डोमिनल सर्जरी इज एडमिटेड टू द यूनिट following surgery in anticipation of complication of anesthesia and narcotic administration the nurse should। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एल्डरली क्लाइंट है, एब्डोमिनल पेन के साथ सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिटेड है, उसका सर्जरी हुआ है, सर्जरी में उसको नारकोटिक्स दिए गए, नारकोटिक्स मतलब ओपियोइड्स, भाई सर्जरी में पेन है तो पेन को कम करने के लिए ओपियोइड्स दिए गए हैं। ओपियोइड्स की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस उसने पूछे कि कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपको पता है कि वो कॉम्प्लिकेशन होगा, तो उस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए क्या आप ऑक्सीजन देंगे? बी ऑप्शन है हैव नार्कन नेलोक्सोन अवेलेबल, नेलोक्सेन एक ड्रग का नाम है, क्या आप नेलोक्सेन को अपने अवेलेबल रखेंगे अपने पास? सी ऑप्शन है प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट, क्या आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे? डी ऑप्शन है प्रिपेयर टू डू कार्डियो रिससिटेशन, क्या आप सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे? दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक एन एल्डरली क्लाइंट विद एन एब्डोमिनल सर्जरी इज एडमिटेड टू द यूनिट फॉलोइंग सर्जरी in anticipation of the complication of anesthesia and narcotic administration the nurse should। सर्जरी का एक पेशेंट है जिसको लगता है आपको कि अनेस्थेसिया और नारकोटिक्स का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उसको मैनेज करने के लिए नर्स क्या करेगी? नारकोटिक और अनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए नर्स क्या करेगी? क्या आप ऑक्सीजन दोगे? ऑक्सीजन आप तभी दोगे, पहली बात तो नर्स ऑक्सीजन नहीं दे सकती, और अगर वो दोगी तो मिनिमम देती है 1 to 2 लीटर पर मिनट, लेकिन ऑक्सीजन तब दोगे जब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, तो ये ऑप्शन कट हो गया। बी है आपका, क्या आप नेलोक्सोन रखोगे? देखिए नेलोक्सोन क्या है, ये ओपियोइड एंटीडोट है, पर्सन को जब भी ओपियोइड टॉक्सिसिटी हो जाती है तब हम नेलोक्सोन रखते हैं, ये मे बी राइट आंसर हो सकता है। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का कोई रैशनल नहीं है यहाँ पर, उसको ब्लड की कमी नहीं हो रही है। प्रिपेयर टू डू सीपीआर देंगे आप? बिल्कुल सीपीआर नहीं देंगे, हार्ट रेट थोड़ी ना स्टॉप हो चुका है, आप सीपीआर तभी देते हैं जब हार्ट रेट स्टॉप हो जाता है ना,
तो हमारा राइट आंसर है कि आप हम क्या करेंगे, ओपियोइड एंटीडोट रखेंगे और ओपियोइड एंटीडोट है नेलोक्सोन। कभी भी पेशेंट को हमने ओपियोइड दिया, अगर उसको ओवर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, नेलोक्सोन बेड साइड रखेंगे ताकि हम उसके टॉक्सिसिटी को मैनेज कर सके। तो इसका राइट आंसर है बी, नेलोक्सोन रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, paid by the family member caring for the client with a percutaneous gastrostomy tube indicates understanding of the nurse's teaching। मतलब एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है, कौन सा एक स्टेटमेंट इंडिकेट करती है कि उसने नर्स के टीचिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, उसको समझ में आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना होता है जो कि राइट है, एक राइट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, बाकी 3 स्टेटमेंट गलत है, एक राइट स्टेटमेंट ढूंढना है रिगार्डिंग परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है, पेशेंट ये बोल रहा है I must flush the tube with water after feeding and clamp the tube। मतलब गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से फीड देने के बाद वाटर से फ्लश करेगी वो और ट्यूब को क्लैंप कर देगी। हो सकता है ये, आगे देखते हैं। I must check placement 4 times per day। मतलब ट्यूब के प्लेसमेंट को पेशेंट 4 बार चेक करेगी दिन में, 4 टाइम्स। ये जरूरी नहीं है, कब कब चेक करना होता है, बिफोर ईच फीड। आप जितनी बार फीड दोगे उतने बार चेक करना है, एवरी 4 आवर चेक नहीं करेंगे, तो ये गलत है। सी है हमारा, आई विल रिपोर्ट टू द डॉक्टर एनी साइंस ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब अगर उसको गैस बन रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। देखिए गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है तो उसको इनडाइजेशन तो ऑलवेज रहेगा, तो ये भी गलत है। If my father is unable to swallow, I will discontinue feeding। इसको पेशेंट अटेंडर ये बोल रहा है कि अगर उसके फादर स्वेलो नहीं कर पाएंगे तो वो फीडिंग को स्टॉप कर देगी। भाई उसको गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगा है तो ऑब्वियसली पेशेंट स्वेलो नहीं कर पा रहा है, तभी तो उसको ट्यूब लगा है। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का मतलब ये होता है कि मान लो ये पेशेंट है, ये उसका एब्डोमेन है, ये उसके लेग्स हैं, तो जो नोज से ट्यूब डाला जाता है जीआईटी तक उसको बोलते हैं एनजी ट्यूब, और जो यहाँ नेवल के पास एब्डोमेन में पंक्चर करके ट्यूब डाला जाता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब तब डाला जाता है जब पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाता, जब उसको ईसोफेगस में प्रॉब्लम होती है और वो स्वेलो नहीं कर पाता तब गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डालते हैं। और ये बोल रहे हैं कि जब उसके फादर स्वेलो नहीं कर पाएंगे तब वो डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वो स्वेलो नहीं कर पा रहा तभी तो उसको गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाला गया है ना। तो हमारा बी सी डी तो गलत हो चुका है। फर्स्ट है कि आई मस्ट फ्लश द ट्यूब विद वाटर आफ्टर फीडिंग एंड क्लैम्प द ट्यूब, बिल्कुल ये सही है। अब जितनी बार फीड करवाओगे उतनी बार आपको वाटर से फ्लश करना है ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो उसमें रह ना जाए, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगा ट्यूब, है ना। तो हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्लाइंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस हैज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर सेरेब्रेक्स। ये सेरेब्रेक्स क्या है, सेलेकॉक्सिब एक ड्रग है, सेलेकॉक्सिब। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द डिस्चार्ज टीचिंग। एक पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसको उसका डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज के टाइम पर पेशेंट को सेलेकॉक्सिब ड्रग चलेगा, तो सेलेकॉक्सिब ड्रग के रिगार्डिंग कौन सी एक नर्सिंग टीचिंग इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम, है ना। सेलेकॉक्सिब, ये सेलेकॉक्सिब है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। सेलेकॉक्सिब एनसेड है, कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स 2 इनहिबिटर। एनसेड का मतलब है ना पेन किलर है ये, और ये कॉक्स को इनहिबिट करके पेन को सप्रेस करता है। ये हमने मेडिसिन देख लिया। हमारा ये ऑप्शन है टेक द मेडिकेशन विद मिल्क, उसको हम बोलेंगे कि आप मेडिसिन को मिल्क के साथ लीजिए। दूसरा बोलेंगे कि चेस्ट पेन हो तो रिपोर्ट करना है। तीसरा है रिमेन अपराइट आफ्टर टेकिंग फॉर 30 मिनट, मतलब मेडिसिन को लेने के 30 मिनट तक आपको 90 डिग्री पोजीशन में बैठना है। सिटिंग पोजीशन में बैठने के लिए बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलाउ 6 वीक फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट, अलाउ 6 वीक्स फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट, मतलब इसका ये बोलना चाहता है कि आप मेडिसिन दोगे आज और इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा 6 हफ्ते के बाद, ऐसा नहीं है ना। तो डी भी गलत है। एनसेड
नॉर्मल एनसेड है जो पैरासीटामोल, आइब्रूफेन, इसी के क्लास में है सेलेकॉक्सिब। तो सेलेकॉक्सिब क्या है, ये एनसेड है और एनसेड क्या करता है, गैस्ट्राइटिस करने के चांसेस है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि ये गैस्ट्राइटिस कर सकता है, जीआईटी को इरिटेट करता है। तो जीआईटी जब भी इरिटेट होगा तब गैस बनेगा और गैस की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। तो आपको पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पर ये एजुकेट करना है कि आपको अगर जब भी चेस्ट पेन होगा तब आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, मिल्क के साथ लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है रिपोर्ट चेस्ट पेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड टीबिया हैज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट अप्लाइड to immobilize the fracture part. Which action by the nurse indicate understanding of a plaster of Paris cast? देखिए, टीबिया फ्रैक्चर हो चुका है ना, नी के नीचे वाला पोर्शन फ्रैक्चर हो चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं, वो जो पीओपी जिसको बोलते हैं, इमोबिलाइज करने के लिए एक प्लास्टर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट अप्लाई किया गया है। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि नर्स को समझ में आ चुका है कि उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केयर कैसे करना है? मतलब सेम चीज है, इसमें से हमको 3 गलत है, एक राइट आंसर को हमें चूज करना है। 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा एक स्टेटमेंट इंडिकेट करता है विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ नर्स को कैसे केयर करना है, कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है? पहला ऑप्शन है हैंडल द कास्ट विद द फिंगर टिप। क्या नर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिंगर टिप्स से पकड़ेगी? नहीं, बिल्कुल गलत है। फिंगर टिप्स से नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि आप अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिंगर टिप्स से पकड़ोगे तो इसमें ऐसे निशान पड़ जाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हम फ्रैक्चर्ड पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए दे रहे हैं। अगर ऐसे उसमें डिम्पल्स बन जाएंगे तो वो पर्टिकुलर पार्ट में प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए कभी भी फिंगर टिप्स से नहीं पकड़ते बल्कि पाम से पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पेटल्स द कास्ट, क्या आप कास्ट को पेटल्स करोगे? नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। ड्राइस द कास्ट विद हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर लेकर के क्या आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को सुखाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हेयर ड्रायर जब आप यूज करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के पूरे तरीके से समान रूप से ड्राई नहीं करता है, बल्कि किसी जगह को ड्राई कर देता है, किसी जगह को वेट छोड़ देता है। तो वेट रहेगा जो एरिया, वहां पर वेट ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, तो उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। सिमिलर रूप से ड्राई नहीं करता, इसलिए आपको हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं करना है, उसे नेचुरली छोड़ दिया जाता है ड्राई होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा अलाउ 24 आवर बिफोर बियरिंग द वेट। यस, ये सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि आपको 24 घंटे तक प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़ना होता है ताकि वो ड्राई हो जाए। जब वो सूखेगा तभी वो वेट को बियर कर पाएगा, वेट को टॉलरेट कर पाएगा वो। इसलिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करने से पहले 24 आवर तक छोड़ना होता है। तो राइट आंसर है हमारा डी। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिंगर टिप से कैरी नहीं करते हैं, पाम से करते हैं। हेयर ड्रायर यूज नहीं करते हैं, उसको नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। कितने दिनों तक के लिए छोड़ते हैं? 24 आवर के लिए, 1 डे के लिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल टर्म मेल हेड हाइपोस्पासडियास, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हाइपोस्पासडियास। ये एक डिसीज कंडीशन है हाइपोस्पासडियास, इसमें से कौन सी एक कंडीशन हाइपोस्पासडियास को डिफाइन कर रही है, ये पूछा गया है ना। हाइपोस्पासडियास होता क्या है? द यूरेथ्रल ओपनिंग इज एब्सेंट, नहीं, ऐसा नहीं है, यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा ओपन्स ऑन द टॉप साइड ऑफ द पेनिस, टॉप साइड में नहीं होता है। जो टॉप साइड में ओपन होता है उसको बोलते हैं एपिस्पासडियास, है ना। सी है हमारा द यूरेथ्रल ओपनिंग इज एनलार्ज्ड नहीं होता है। द यूरेथ्रा ओपन्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेनिस, यस, ये सही है। होता क्या है? हाइपोस्पासडियास, हाइपो मतलब होता है बिलो, है ना, स्पासडियास जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो पेनिस के बिलो ओपन होता है,
उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोस्पास्डियस। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेविडा थर्ड पैरा 2 is admitted to the labor unit. Vaginal exam reveals that the client's cervix is 8 centimeter dilated. With complete assessment, the priority nursing diagnosis at this time is. देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्रेविडा थर्ड है, मतलब 3 बार वो कंसीव कर चुकी हैं और 2 लिविंग चाइल्ड है, पैरा 2 है, इज एडमिटेड टू द लेबर। वेजाइनल एग्जामिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है और कंप्लीटली इफेसमेंट हो चुका है। इस टाइम पर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इस स्टेज पे क्या होगा? पहला ऑप्शन है अल्ट्रेशन इन कोपिंग रिलेटेड टू पेन, मतलब पेशेंट है उसको अनटॉलरेबल पेन होगा, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, इतना पेन होगा। बी ऑप्शन है पोटेंशियल फॉर इंजुरी रिलेटेड टू प्रिसिपिटेट लेबर। प्रिसिपिटेट लेबर का मतलब ये होता है कि लेस देन 3 आवर में लेबर कंप्लीट हो जाता है, डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में कहीं पर भी ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया है, तो प्रिसिपिटेट डिलीवरी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बी ऑप्शन गलत है। अल्ट्रेशन इन एलिमिनेशन रिलेटेड टू एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया दिया गया है, एनेस्थेसिया की वजह से एलिमिनेशन नहीं होगा, कहीं पर भी इसमें ये नहीं लिखा है कि उसको एनेस्थेसिया दिया हुआ है, क्वेश्चन में एनेस्थेसिया नहीं लिखा है। दूसरी चीज, एनेस्थेसिया की वजह से वॉइडिंग कभी स्टॉप नहीं होती है। बबल मूवमेंट अगर हम LACS देते हैं तो बबल मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन डिस्टर्ब या फिर कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं होगा। और क्वेश्चन में कहीं पर यह भी नहीं लिखा है कि एनेस्थेसिया दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी है पोटेंशियल फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू NPO स्टेटस। पेशेंट को NPO नहीं रखा गया है, पेशेंट को कहीं पर भी NPO नहीं रखा गया है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। राइट आंसर क्या है कि अल्ट्रेशन इन कोपिंग रिलेटेड टू पेन। देखिए सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है, लेबर के 3 स्टेज होते हैं, है ना। फर्स्ट फेज में 3 स्टेज होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, सर्विक्स 1 to 3 सेंटीमीटर डायलेटेड होता है और पेशेंट कैन वॉक, उसको पेन इतना होता है कि पेशेंट चल फिर सकती है। एक्टिव फेज में 4 to 7 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेटेड होता है और पेशेंट को अब रेस्ट की जरूरत होती है, वो वॉक नहीं कर सकती, बट पेशेंट डू रेस्ट। पेन इतना होता है कि पेशेंट रेस्ट कर सकती है, वॉक नहीं कर सकती। ट्रांजिशन फेज में सर्विक्स 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होता है और पेन अनटॉलरेबल होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा क्राई करती है लाउडली, वो टॉलरेट नहीं कर पाती है पेन को। यहाँ पर ऑप्शन में उसने क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में कि सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है और कंप्लीटली इफेसमेंट हो चुका है, मतलब पेशेंट ट्रांजिशन फेज में है और उसको पेन अनटॉलरेबल होगा। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस ये है कि अल्ट्रेशन इन कोपिंग रिलेटेड टू पेन। राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। The client with varicella will most likely have an order for which category of medication? Varicella क्या है? Varicella zoster virus। Varicella zoster virus है, क्या कोज करता है ये वेरिसेला? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स कोज करता है। क्या देंगे हमको, कौन सा मेडिसिन देंगे? एंटीबायोटिक नहीं देंगे क्योंकि ये वायरस है। एंटीपायरेटिक फीवर कम करने के लिए नहीं देंगे हम, एंटीवायरल देंगे। करेक्ट, एंटीवायरल देंगे, एंटीकोएगुलेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो राइट आंसर है हमारा सी। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस है जो कि चिकन पॉक्स कोज करता है, इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीवायरल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। अ क्लाइंट इज एडमिटेड कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन, Which of the following drug order should the nurse question? देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने ये पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन हो रहा है,
डॉक्टर कौन सा एक ड्रग ऑर्डर करेगी जिसके लिए नर्स को डाउट होगा कि ये मेडिसिन क्यों ऑर्डर किया जा रहा है, ये मेडिसिन ऑर्डर नहीं करना चाहिए। नर्स क्वेश्चन द फिजिशियन कि ये मेडिसिन क्यों दिया गया, मतलब ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। चेस्ट पेन के पेशेंट को कौन सा एक मेडिसिन अगर डॉक्टर देते हैं तब नर्स को डाउट होगा क्योंकि वो मेडिसिन नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन तो देते हैं वैसोडाइलेटर से, ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, तो ये तो हम देंगे, है ना, मतलब ये राइट मेडिसिन है, ये हमारा आंसर नहीं है। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसका देने का कोई रेशनल दिखाई नहीं दे रहा। आगे देख लेते हैं हम। प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल भी वैसोडाइलेटर है, बीपी को कम करेगा, कार्डियक हार्ट को रिलैक्स करता है, तो ये मेडिसिन भी देंगे, ये इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरामापिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये भी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, मतलब कार्डियक वर्कलोड को कम करने का काम करता है, चेस्ट पेन रिलीव होगा इससे, ये भी मेडिसिन देंगे, मतलब ये भी क्वेश्चन वाला मेडिसिन नहीं है, मतलब रॉन्ग मेडिसिन नहीं है। रॉन्ग मेडिसिन क्या है, एम्पिसिलिन। तो चेस्ट पेन हो रहा है उसको एंटीबायोटिक देने का क्या सेंस है, तो अगर डॉक्टर चेस्ट पेन के पेशेंट को एंटीबायोटिक देता है तो उस टाइम पर नर्स को डाउट होगा और वो पूछेगी कि भाई इसको एंटीबायोटिक आप क्यों दे रहे हो, राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड अ हिस्टोप्लाज्मोसिस टेस्ट। एक डॉक्टर है जिसने बोला है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए टेस्ट करना है। For the elderly client, the nurse is aware that the histoplasmosis is transmitted to human by. नर्स को पता है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस किससे फैलता है, वेक्टर ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस पूछा है उसने अल्टीमेटली, वेक्टर ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस कैट से फैलता है, नहीं कैट से नहीं फैलता है, डॉग से भी नहीं फैलता है, टर्टल्स मतलब कछुए से फैलता नहीं, बर्ड्स से फैलता है, बर्ड्स या फिर बैट्स एंड सोइल्स, बर्ड्स बैट्स एंड सोइल से हिस्टोप्लाज्मोसिस फैलता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक फंगल डिसीज है, ठीक है, इसका राइट आंसर है बर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, द क्लाइंट हैज रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम हैविंग अ थायरॉइडेक्टमी। एक क्लाइंट है जिसका तुरंत थायरॉइडेक्टमी हुआ, थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव किया गया है। द क्लाइंट हैज रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम हैविंग अ थायरॉइडेक्टमी, द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट द बेड साइड। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसका तुरंत थायरॉइडेक्टमी सर्जरी हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के बेड साइड में कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। थायरॉइडेक्टमी हुए पेशेंट के बेड साइड में कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, टीटी सेट होना जरूरी है, बिल्कुल ये सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस क्या है, टंग ब्लेड नहीं रखेंगे, टंग ब्लेड फॉल नहीं होगा, टंग फॉल होने का कोई रिस्क नहीं थायरॉइडेक्टमी में। एंडोट्रेकियल ट्यूब रखेंगे, देखिए ये बात कर रहा है एटी ट्यूब की और ये बात कर रहा है टीटी ट्यूब, देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है। एयरवे रखेंगे, एयरवे, एयरवे का मतलब होता है एटी ट्यूब या फिर टीटी ट्यूब। बेस्ट आंसर क्या है, ट्रेकियोस्टोमी, क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी का मतलब क्या है कि आप माउथ के थ्रू टीटी ट्यूब को नहीं डाल रहे हो, आप थायरॉइडेक्टमी हुआ है और उसके थॉरेक्स में ओपनिंग बना करके ट्यूब को इंसर्ट करोगे और तुरंत वहां से आप एयर से आप ऑक्सीजन देना शुरू कर दोगे। टीटी ट्यूब में आपको माउथ से इंसर्ट करना पड़ेगा, माउथ से आप इंसर्ट करोगे तो ऑलरेडी उसको थायरॉइडेक्टमी हुआ है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकता है। और एयरवे इज टीटी एंड ईटी ट्यूब ही है, एयरवे का मतलब ही होता है ईटी और टीटी ट्यूब, जिसमें से बेस्ट आंसर है ट्रेकियोस्टोमी सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इमेज स्टोन। इमेज कहाँ है इसमें, इसमें इमेज नहीं दिया, ठीक है आगे देखते हैं। Which of the following technique include random sampling और probability sampling? एक रिसर्च का क्वेश्चन आ गया है, इसमें पूछा ये गया है कि रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक मेथड कौन सा है। रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड पूछा गया है। सिंपल रैंडम बिल्कुल ये है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम भी है, क्लस्टर सैम्पलिंग भी है, मतलब ये सभी रैंडम सैम्पलिंग के एग्जांपल्स हैं। सिंपल में हम क्या करते हैं, सिंपल में भी हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई भी
ऐसा इंटेंशनल नहीं होता कि हम एक पर्टिकुलर सैंपल को कलेक्ट करने वाले हैं। स्ट्रेटिफाइड में भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंडर, आप जियोग्राफिकल एरिया नहीं बोल सकते इसको हम, जितना भी आपका ग्रुप है, मान लो पूरे क्लास में से आपको सैंपल कलेक्ट करना है, तो क्लास को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो और वहां से आप रेंडमली सेलेक्ट करते हो। क्लस्टर सैंपलिंग जो होता है, क्लस्टर सैंपलिंग का दूसरा नाम होता है एरिया सैंपलिंग। इसमें आप क्या करते हो, जब आपको सैंपल बड़े लार्ज जियोग्राफिकल एरिया से कलेक्ट करना होता है, तब आप इसको पहले छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हो और फिर उस क्लस्टर से एक एक सैंपल उठाते हो रैंडमली। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ऑल ऑफ द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, आंसर है इसका डी, 4th। नेक्स्ट है इसका, अ क्लाइंट विद फ्रीक्वेंट UTI, urinary tract infection, ask the nurse how she can prevent the recurrence. The nurse should teach the client to. एक पेशेंट है जिसको UTI हुआ है, वो नर्स से ये पूछ रही है कि बार बार UTI होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो नर्स क्या बोलेगी? सबसे पहले डाउच आफ्टर इंटरकोर्स, रिलेशन बनाने के बाद आपको क्लीन करना है। दूसरा है वॉइड आफ्टर एवरी 3 आवर्स। ये गलत है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार क्लीन करें। वॉइड एवरी 3 आवर्स, वॉइडिंग इंपॉर्टेंट है। वॉइडिंग का मतलब है कि आपको हर 3 बार में वॉशरूम जाना है, एवरी 3 आवर्ली वॉशरूम जाना है। ये माइट भी हो सकता है, आगे देखते हैं। ऑब्टेन यूरिन एनालिसिस मंथली, मतलब एवरी मंथ आप यूरिन एनालिसिस करेंगे, ये जरूरी नहीं है। वाइप फ्रॉम बैक टू फ्रंट आफ्टर वॉइडिंग, मतलब वॉइड करने के बाद आपको एनस टू यूरेथ्रा क्लीन करना है, बिल्कुल नहीं। राइट क्लीनिंग होता है यूरेथ्रा टू एनस, मतलब फ्रंट टू बैक क्लीन करना होता है। तो ये गलत है, ये गलत टेक्निक बता रहा है ना। राइट आंसर क्या है? वॉइड एवरी 3 आवर। अल्टीमेटली इसका मीनिंग ये है कि प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर यूरिन के स्टेगनेशन को आप अवॉइड करोगे, अगर यूरिन को आप ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पर बनने नहीं दोगे, तो इन्फेक्शन कैसे डेवलप होगा? UTI तभी होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह पर कलेक्ट हो रहा है। आप जब बार बार वॉइड करने जाएंगे तो वो कलेक्शन नहीं होगा और UTI नहीं होगा। तो बेस्ट मेथड है UTI को प्रिवेंट करने के लिए वॉइडिंग एवरी 3 आवर।